Hello everyone, welcome back in Civil Information. We are going to start our new subject RCC, Reinforced Cement Concrete. Where reinforced stand for strength and cement concrete also stand for the strength, but it is compressive strength and it is tensile strength. So in the RCC subject there are two major components. One is reinforced and other is cement concrete. Reinforced generally treated as steel reinforcement. So we can say that RCC is the combination of tensile strength and compressive strength both. एंड अलग अलग जगह पर हम इन टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, जैसे कि डिजाइनिंग ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम एटसेट्रा, वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, सबकी डिजाइनिंग में हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कॉम्बिनेशन की और इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम लोग इनको यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। सीमेंट कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए मेजरली सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट होती है। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। सैंड को फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं। तो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के मिक्सचर को हम लोग सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, लेकिन इसमें वाटर और कभी कभी एड मिक्सचर की भी रिक्वायरमेंट होती है। एड मिक्सचर हमारे एक तरीके से केमिकल होते हैं जो कि इसकी प्लास्टिसाइजर की तरीके से भी यूज होते हैं। वेरियस टाइप में वेरियस कंडीशन में यूज होते हैं ये। तो जब एड मिक्सचर की बात करी जाएगी तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो मिक्सचर होता है प्रोपोर्शन, जिसको जनरली हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। और जैसे कि अगर एक प्रोपोर्शन हम लोग 1:1.5:3 का अगर हम लोग तैयार करें तो इसको बोलते हैं M20 मिक्सचर। तो यही इसमें सीमेंट 1 होगा, बाई वॉल्यूम है ये, बाई वॉल्यूम। तो सीमेंट का अमाउंट है 1, सैंड 1.5 एंड एग्रीगेट उसका बाई वॉल्यूम है रेशियो 3। तो इनका रेशियो 1:1, 1.5, 1 और 3 का जो रेशियो है वो हमको ये कॉम्बिनेशन कहलाता है M20 न्यूटन पर mm²। मतलब कि इस तरीके का अगर मिक्सचर अगर तैयार किया जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 20 न्यूटन पर mm² हमको मिलेगी। ये मेरे वीडियो हैं कुछ, उसको आप जाके देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के। तो वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ से आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। तो किसी भी तरीके की रेनफोर्समेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें से माइल्ड स्टील है, CT बार है, कोल्ड ट्रीटेड बार इनको बोलते हैं, HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल बार, TMT बार्स, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी अब आप देखते होंगे ये हमारी बार है तो उसमें यहाँ पर ही लिखा होता है HYSD या फिर TMT, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। लेकिन अब आप एक चीज़ नोट करोगे तो यहाँ पे कभी कभी D भी लिख के आता है इस समय। तो D जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है, इसमें डक्टाइल नेचर भी है।
क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो ये उतना ज़्यादा हमारा ब्रिटिल हो जाएगा, और ब्रिटिल होने से क्या होगा कि जो साइन ऑफ फेल्योर है उसको शो नहीं करेगा। तो इस वजह से स्टील में अब जो कंपनियां हैं वो डक्टाइल नेचर को भी इंट्रोड्यूस करा रही हैं। हालांकि डक्टाइल नेचर होता है लेकिन इसको स्पेशली कराया जा रहा है ताकि वो हमको फेल्योर पॉइंट या फिर फेल्योर के लिए कुछ टाइम पीरियड हमको मिल जाए। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो डाल लीजिए अगली हेडिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए कौन कौन से ग्रेड इस्तेमाल होते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आप 3 कॉलम बना लीजिए। पहले में लिख लीजिए टाइप, दूसरे में ग्रेड और तीसरे में लिख लीजिए आप यूज़, उनका यूज़ कहाँ पे होगा। इस तरीके से बना लीजिए। तो सबसे पहला टाइप है हमारा, मान लीजिए ऑर्डिनरी कंक्रीट अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका ग्रेड कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, M10 से M20 तक ऑर्डिनरी ग्रेड का, जो कि यूज कहाँ कहाँ पे होगा, पीसीसी वर्क हमारा होता है प्लेन सीमेंट एंड कंक्रीट। इसमें रेनफोर्समेंट मतलब स्टील को यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हम लोग कंक्रीट के मिक्सचर को यूज कर लेते हैं तो उसको हम लोग पीसीसी बोलते हैं। तो उसका जो ऑर्डिनरी कंक्रीट बनेगा वो M10 से M20 तक यहाँ पे यूज हो सकता है, और कभी कभी M20 कैन बी यूज फॉर RCC ऑनली, RCC आल्सो सॉरी। तो RCC में भी M20 को हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली तो आप देखोगे जब साइट पे जाओगे तो हमारे यहाँ पे प्राइवेट वर्क होकर तो वहाँ M20 ही यूज करते हैं हम लोग, कॉलम कास्टिंग में और बीम कास्टिंग में, स्लैब कास्टिंग में। इसके ऊपर भी यूज किया जा सकता है। तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होता है M25 से M55 तक लाई करता है, और ये यूज होते हैं मेनली फॉर RCC और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का यूज हमारे रेलवे के स्लीपर्स वगैरह बनाने में होते हैं, जिसमें हम लोग पहले से ही स्ट्रेस फॉर्म में ही कंक्रीट को कास्टिंग करते हैं। प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों में किया जाता है। और थर्ड हमारा देखते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हमारा M60 से M80 तक लाई करता है, और ये यूज होते हैं मेनली फॉर PSC। PSC का मतलब हो गया प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, यही प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हमारे हो गए। अब इससे हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि ये टेबल हमको जो है वो IS 456 जो हमारा IS कोड है, रिवाइज वर्जन 2000, इसमें ये टेबल हमको मिलती है। इसमें हमें ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड यूज होने हैं वहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो अब इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर में आप लिख सकते हैं मिनिमम डिजाइन डेप्थ, ऑफ कंक्रीट कवर रिक्वायर्ड टू बी provided to all type of
स्टील रेनफोर्समेंट, इंक्लूडिंग लिंक। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जब आईएस कोड दो बातें करते हैं यहाँ पर। आईएस कोड हमारा जब पब्लिक हुआ 1978 में, यानी यहाँ पे लिखते हैं IS 456 1978 का, ये ओल्ड आईएस कोड है हमारा। और दूसरा है आईएस कोड हमारा IS 456 2000 रिवाइज वर्जन है। तो जब रिवाइज वर्जन हमारा 2000 का आया तो उसमें नॉमिनल कवर की बात की गई, और 1978 में नॉमिनल कवर जैसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया था। तो उस समय पे क्या होता था, पहले ये समझते हैं ओल्ड समय में क्या होता था। ओल्ड समय में ये हमारी बार्स हैं, ओल्ड समय में ये हमारी बार्स हैं। तो बार्स के आउटर डाया से कंक्रीट के आउटर डाया तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते थे क्लियर कवर, CC क्लियर कवर इसको बोला जाता था। और ये जो डाया है, मेन डाया की बात हो रही है, मेन डाया यहाँ पे ये मैंने मान लिया है 16 mm डाया के सारे ही हैं 16 mm डाया के। तो मेन ये भी होगा, मेन ये भी होगा, किसी को भी ले सकते हैं। बतौर अगर यहाँ 12 होता और ये 16 होते तो हमें नीचे से लेके चलना पड़ता। तो यहाँ पे सारी मेन है, तो इस वजह से अब इसका डाया के सेंटर से कंक्रीट के आउटर तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। तो ये ओल्ड प्रोविज़न था। ओल्ड प्रोविज़न में रिंग को कंसीडर नहीं किया गया, रिंग की थिकनेस को या फिर बोल सकते हैं कंसीडर नहीं किया गया। उसी तरीके से तब स्ट्रक्चर हमारे फेल होने लगे। तो इस वजह से जब हमारा रिवाइज्ड वर्जन आया 2000 में, तब यहाँ पर क्लियर कवर को इफेक्टिव कवर के साथ साथ एक हमारा वर्ड आ गया नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर को भी हम लोग कंसीडर करने लगे। तो अब देखिए नॉमिनल कवर क्या होता है। ये हमारे बार्स हैं और ये हमारी मान लीजिए रिंग है, और रिंग की थिकनेस मान लीजिए जनरली तो हम लोग 8 mm से रिंग को बना सकते हैं, और यहाँ पर लेकिन हम मानेंगे 10 mm है। तो ये जो मेरी रिंग है, अब ध्यान से आप देखिएगा, ये जो थिकनेस है मेरी रिंग के आउटर सरफेस से, रिंग के आउटर सरफेस से कंक्रीट के आउटर सरफेस तक, इसको बोला गया नॉमिनल कवर, इसको बोला गया नॉमिनल कवर। ये यही बात हो रही, मिनिमम डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट, मिनिमम डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स। तो लिंक को इसमें इंक्लूड करके ये जो आउटर सरफेस से है इसको ही नॉमिनल कवर बोला गया है। और उसके बाद सेम पीछे की तरह से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारी क्लियर कवर हो गई, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, इसके आउटर डाया से बाहर तक की, और इसके सेंटर से आउटर तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी इफेक्टिव कवर कहलाएगी। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये सीखने की मिली, नॉमिनल कवर क्या होते हैं। और मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायर्ड फॉर द माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। अब नेक्स्ट हेडिंग आप ये डालिए, तो हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं स्लैब, बीम और कॉलम फाउंडेशन के लिए कितने कितने mm रिक्वायरमेंट होती है नॉमिनल कवर की। तो स्लैब में 10 mm नॉमिनल कवर की रिक्वायरमेंट होती है, बीम 25 mm, कॉलम 40 mm, फाउंडेशन में 50 mm, स्लैब 20 mm।
तो इतनी हमको रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हमको IAS कोड में दी गई हैं। तो यहाँ से हमने समझा नॉमिनल कवर क्या होते हैं, इफेक्टिव कवर क्या होते हैं और क्लियर कवर क्या होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हमें इन्हें बारीकी से पढ़ना है। अब अगली हेडिंग आप डालिए इफेक्टिव कवर। हालांकि पीछे हम इफेक्टिव कवर को देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव कवर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से और समझेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट, outer surface of concrete to concrete of main reinforcement। इसका मतलब ये है CG ऑफ all reinforcement in reinforcement or in different layer, in different लेयर। तो इसमें तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि पीछे हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, ये डाया बार है हमारे और ये रिंग्स हो गई, ये रिंग्स हो गई, रिंग्स की कुछ थिकनेस होगी, ये रिंग्स की मैंने कुछ थिकनेस प्रोवाइड कर दी। और इस डाया के मेन डाया बार अगर ये मान लीजिए ये अगर 12 mm है, ये 12 mm है ऊपर वाली और ये 16 mm डाया है, तो हमारी मेन डाया हो गई 16 mm। तो मेन डाया के सेंटर से कंक्रीट के आउटर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग इफेक्टिव कवर बोलते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सा केस है, लेकिन अगर इसी केस को अगर कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, यहाँ पर एक केस यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। ये रिंग प्रोवाइड करा दी हम लोगों ने, ये रिंग की थिकनेस प्रोवाइड करा दी और यहाँ पर डाया प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर जो है मेन डाया नीचे प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन डिफरेंट लेयर में। ये देखिए आप, ये मैंने इतनी डाया यहाँ प्रोवाइड करा दी। तो अब इस केस में हम लोग इफेक्टिव कवर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो इसको हम लोगों ने पीछे देख लिया है, तो इसको रफ करते हैं। तो यही अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर पहले तो हमें मेन डाया पता करना है, तो मेन डाया हमारे नीचे हैं, यानी कि इफेक्टिव कवर हमें नीचे की तरफ से ही कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट, आउटर सरफेस कंक्रीट की जो है वहाँ से मेन रेनफोर्समेंट जो है, मेन रेनफोर्समेंट हमारी ये हैं। तो मेन रेनफोर्समेंट के CG ऑफ ऑल रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्समेंट आर इन डिफरेंट लेयर। जो भी ये डिफरेंट लेयर में है, जैसे ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है, इनमें जो भी हमारे दिए गए हैं रेनफोर्समेंट, सबका CG हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब इस कॉम्बिनेशन का CG जहाँ पर लाई करेगा, वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो इफेक्टिव कवर कहलाएगी। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो इस लेयर 1 में हमारी स्टील प्रोवाइड है, उसका मान लीजिए एरिया AST1 है। इसी तरीके से इसका एरिया AST2 मान लिया, इसका एरिया AST3 मान लिया। तो बाहर यहाँ से हमको इसकी CG कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट, इस आउटर सरफेस से। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मान लिया Y1 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मान लिया Y2 है, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया Y3 है, तीनों की डिस्टेंस। तो इस केस में अब ये सेंटर यहाँ पे कहीं पर आता है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर आता है, तो सेंटर को हमने मान लिया Y बार, और ये जो Y बार है यही हमारा इफेक्टिव कवर होगा। तो Y बार आपने सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कैलकुलेट करना हमको सिखाया जाता है। किसी का भी CG अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला है AST1 Y1 प्लस AST2 Y2 प्लस AST3 Y3 अपॉन AST1
AST2 प्लस AST3। तो यहाँ से हम वाई बार कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारा इफेक्टिव कवर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इफेक्टिव कवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करके एक अच्छा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। अब इतनी कुछ देखने के बाद हम एक जनरल फॉर्मेट देखने वाले हैं। तो बीम बेसिकली हमारी इस तरीके से दिखती है। ये हमारा बीम का फॉर्मेट हो गया। अब ये अभी हॉरिजॉन्टली है, अगर इसी को अगर मैं वर्टिकली स्टैंड कर दूं तो ये मेरा कॉलम की तरीके से हम इसको ट्रीट करने लगेंगे। तो अब इस बीम में जो होते हैं, अब बीम में आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टील प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ ऊपर भी स्टील प्रोवाइड कराई जाती है। इस स्टील का कुछ डाया होगा, यहाँ भी इस स्टील का कुछ डाया होगा। ये मान लीजिए 16 mm डाया के बार्स हैं और ये हमारे 12 mm डाया बार्स हैं। तो इनको यूज किया गया है। तो ये हमारे यहाँ पर आके इस तरीके से शो करेंगे और ये हमारे इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। इसी तरीके से ये हमारे यहाँ पर शो करेंगे ये। और इस जगह से देखने पर हमको, इस जगह से हम देखेंगे तो यही हमको क्रॉस सेक्शन मिलेगा जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ तो ये फॉर्मेट मुझको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जिसमें ये नीचे वाली बार्स को यहाँ पे शो किया गया है, ऊपर वाली बार्स को यहाँ पर शो किया गया है। और इसमें रिंग्स, ये जो स्टील है ये मेरी रिंग्स से बंधी हुई है। तो इस तरीके से इसमें रिंगें भी लगी हुई हैं जिसको स्टायरअप भी बोलते हैं। तो वही रिंग यहाँ पर भी इस जगह पे हमको दिखेगी और वो रिंग को यहाँ पर इस तरीके से शो किया जाता है। और इसके बाद ये बीम जो है, इस बीम पर इस तरीके से डाउनवर्ड लोडिंग लगती है। तो इस वजह से ये बीम हमारी जो है वो इस तरीके से बेंड होना चाहेगी। ये देखिए मेरा हाथ इस तरीके से बेंड होना चाहेगी डाउनवर्ड। मतलब ये जो नीचे का अंगूठे मेरे ये दूर जाना चाहेंगे और ये जो फिंगर्स हैं वो पास आना चाहेंगी। ये इस तरीके से बेंड होना चाहेगा, इस तरीके से। तो उसकी वजह से ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो ऊपर का पोर्शन है, इस जगह पे कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा और नीचे हमारा टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। तो ये हमको पता होता है। इस वजह से हम लोग जब इसकी डिजाइनिंग करते हैं तो ये कंप्रेसिव फोर्स एक लिमिट तक ही होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इसी तरीके से टेंसाइल भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये एक पॉइंट बीच में ऐसा भी आएगा जहाँ पर ये जाकर जीरो हो जाएंगे। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो अमाउंट है, तो उस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं पीछे जाके। बाकी ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। इसके ऊपर का जोन हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन जोन हो गया। और ये नीचे का जोन टेंशन जोन हो गया। और ये विड्थ ऑफ बीम हो गई। और ये डेप्थ ऑफ बीम को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इफेक्टिव कवर को डी डैश से डिनोट करते हैं। और कैपिटल डी में से डी डैश को माइनस कर देंगे तो ये इफेक्टिव डेप्थ मेरी बचती है, इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पर हम लोग इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ और कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस को समझ पा रहे हैं। और न्यूट्रल एक्सिस के आप मेरे वीडियो देखिएगा पीछे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे अब हम लोग यहाँ पर अगर मैंने एक और स्टील प्रोवाइड करा दी तो ये मेरा मेन बार्स हो गई। और इनके
इन सभी के मेन बार्स के एरिया को AST टी से डिफाइन करते हैं, मतलब एरिया ऑफ स्टील ऑफ टेंशन। टेंशन में जो स्टील प्रोवाइड करी गई है उसका एरिया को AST से डिवाइड करते हैं, और एरिया ऑफ स्टील ऑफ कंप्रेशन को ASC से डिफाइन करते हैं। टेंशन जोन की स्टील को AST से और कंप्रेशन जोन की स्टील को ASC से उनके एरिया को डिफाइन करते हैं। तो अब ये सब चीज़ें जब हमको समझ में आने लगेंगी तब हम लोग डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया, और अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोजर कंडीशन को। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।